नमस्कार, मेरा नाम रागिनी मिश्रा है और 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में मैंने 91वां रैंक हासिल किया है और मेरा हिंदी मीडियम है। आज मैं आपके साथ अपने नोट्स साझा कर रही हूँ। ये सारे मेरे मेंस के शुरुआती क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। आप देखिए कि करीब 60 से 70 ये सवाल हैं जो मैंने प्रैक्टिस किए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है अपनी भाषा में। तो इतना आपको कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन राइटिंग का। इसके अलावा जब आपको चार्ट्स और टेबल वगैरह बनाने हैं तो आप देख सकते हैं ये कुछ मैंने चार्ट्स बनाए हुए हैं। ये कितने डायमेंशंस के, जैसे अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना है या किस तरह से आप उसको दिखाएंगे, ये 3 डायमेंशन चार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4 डायमेंशन चार्ट्स हैं अलग अलग टाइप के। ये 6 to 5 डायमेंशन चार्ट है। इन सारे का प्रयोग आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में करेंगे। जैसे मैंने क्रिस्प नोट्स की बात की है तो उसके लिए देखिए ये मेरे हिंदी साहित्य के नोट्स हैं। ये बड़े नोट्स को मैंने पूरी तरीके से शॉर्ट कर दिया है कि ये कबीर, जैसे कबीर के बारे में है तो ये पूरा चैप्टर मैंने एकदम छोटे छोटे शब्दों में लिख लिया है और इससे आप आसान समय में रिविजन कर सकते हैं इसको। ये सारे नोट्स हैं। इसके अलावा किस तरह से आप चार्ट्स को इनकलकेट करेंगे अपने क्वेश्चंस में, उसके लिए ये सारा चीज़ है। देखिए जैसे इस तरह से मैंने चार्ट्स का प्रिपेयर करके ही अपने नोट्स बनाए कि एग्जाम में चार्ट बनाना मेरे दिमाग में रहे कि कैसे चार्ट्स हमें तैयार करने हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको चार्ट मिलेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें मैंने चार्ट नहीं बनाया और ये आपके मेंस के क्वेश्चन आंसर को इन्हेंस करता है, नंबर को। ये सारे अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं जिसका मैंने प्रयोग किया है। ये सारे मेरे नोट्स हैं। और इसके अलावा ये एक और नोट्स है जो करंट सेक्शंस के बारे में, नई शिक्षा नीति जैसे है तो इसके सारे डायमेंशंस ये सब कुछ कवर किया गया है यहाँ पे इन नोट्स में। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हैं यहाँ पे। मैम थोड़ा सा किसी टॉपिक को आप एक्सप्लेन करके बताएं। जी, नई शिक्षा नीति है तो आप देखिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बेसिक्स, इसकी क्या हिस्ट्री रही है ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इस समय जो नए जो इसमें ऐड किए गए हैं, क्या उसके स्पेशल फीचर्स हैं, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। हर फीचर का थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर मैंने इसके नीचे मेंशन किया है कि क्या क्या इसमें ऐड होगा। इसके अलावा अगर और कुछ हम इसमें जो ऐड करते हैं वो पुरानी जो शिक्षा नीति थी, नई जो शिक्षा नीति है, ये दोनों के क्या ऐसे फीचर्स थे जो अभी चेंज हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और इसके बाद इसमें क्या क्या चुनौतियां वगैरह आ सकती है ये इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है मैम। और नेक्स्ट इसमें क्या है? जी, ये मैंने लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। ये मेरे शुरुआती नोट्स हैं कि कैसे कैसे प्रभाव हुआ और ये सारे यहाँ पर भी देखिए अलग तरह से चार्ट्स का प्रयोग करके ही मैंने सारे नोट्स तैयार किए हैं। ये लक्ष्मीकांत का सिनॉप्सिस है जो मैंने अपना तैयार किया था। तो कंक्लूजन यही है, अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और लगे रहिए काम पे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुमार कर्ण है और मेरा 67 बीपीएससी में आरडीओ के पद पर चयन हुआ है। मैं एक कॉपी अपनी GS1 की दिखाना चाहता हूं, उसमें आप लोग देखें कि मैंने कैसा लिखा है। एक GS1 का ये आंसर है, चंपारण सत्याग्रह के आधार पर लिखा गया था। उसमें मैंने इसकी पृष्ठभूमि लिखी है, फिर कैसे कैसे ब्रजकिशोर प्रसाद और उसके बाद आगे बात चली है वो उसको मैंने दर्शाया है। और मैंने इसे पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखा है इसमें, हालांकि मैंने बहुत वो नहीं डाला है। इसके बाद देखा जाए तो इसके चंपारण कृषि समिति के क्या क्या सुझाव थे इसको मैंने वहाँ पे पॉइंट आउट किया है और उसको एलेबोरेट करते हुए फिर मैंने इसमें जो भी सत्याग्रह के कुछ तत्व कैसे देखे जाते हैं तो उसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, नेतृत्व किसने किया, संगठन की क्या भूमिका रही है, उसके बाद विचारधारा और कार्यक्रम तथा जनसहभागिता तथा उपलब्धि, इसके आधार पर मैंने इस प्रश्न को एलेबोरेट किया है और मुझे मतलब सजेशन मिला है कि आप अच्छा लिखा है, आपने अच्छे अंकदायी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जो 1857 की क्रांति से संबंधित है, उसको मैंने पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखा है। उसके बाद आगे मैंने उसके कैसे कैसे उसमें निबंध लिखने के लिए दिया गया था। प्रश्न ऐसा था कि 1857 की क्रांति पर निबंध लिखें, उसमें वीर कुंवर सिंह की भूमिका पर निबंध लिखना था, तो मैंने उसको पैराग्राफ फॉर्म में ही शो किया है कि कैसे कैसे आगे बढ़ा है और उसमें भी मुझे मिला था अच्छा लिखा आपने, अच्छे अंकदायी उत्तर हैं। और फिर मैंने ये एक मुझे सजेशन मिला कि आप मैप ऐड कर दीजिए, तो मुझे इस तरह के सजेशन भी मिले कि कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ पर सेंटर रहा है। और आगे देखें तो बिरसा आंदोलन पे रहा है कि उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, वो मैंने पृष्ठभूमि अलग नोट करके लिखा है। उसके बाद इसका एक चार्ट बना दिया है कि इसके 3 चरण कौन कौन से हैं बिरसा आंदोलन के, 1890 से 94, 95 से 97 और 97 से 1900। इसके बाद जो इसका सिंह बोंगा, जो एकेश्वरवाद के केंद्र में सिंह बोंगा थे, उसको दर्शाया है मैंने। उसके बाद एक गीत गाकर उन्होंने स्वयं को प्रेरित किया था बिरसा आंदोलन में, उसको मैंने पॉइंट आउट किया है।
गीत आ गई है ना। उसमें गीत का ऐसा नारा था कि कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रानी कटोंग कटोंग। उसके बाद मैंने इसका परिणाम क्या क्या रहा है कि 1903 में फिर खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू हो गई थी। 1905 में खूंटी और गुमला नामक नए अनुमंडल बने और 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया। मैंने इस तरह से इसको पॉइंट आउट किया और उसमें भी मुझे अच्छा मिला था। उसके बाद ये DI है। DI इसमें मेरा पूरा दोनों DI सही था। तो DI का आप प्रोसेस देख सकते हैं कि मैंने कैसे DI बनाया था। उसके बाद ये क्या क्वेश्चन तो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। श्रीलंका संकट पे था आई थिंक। तो श्रीलंका संकट के मतलब आर्थिक कारण क्या हैं, मतलब रासायनिक उर्वरकों को प्रतिबंध लगा दिया गया था, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई थी, पर्यटन के क्षेत्र में कमी हो गई थी, फिर राजनीतिक कारण भी रहा, असफल विदेश नीति भी रही थी। ये सब मैंने उसको दर्शाया है। फिर ये प्रश्न ऑकस पे रहा है और ऑकस पे जो US, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम का रहा है, उसके उद्देश्य के बारे में पूछा गया था, वो मैंने लिखा है। और जो यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट नहीं किया था, अंडरलाइन नहीं किया था, तो उन्होंने एग्जामिनर ने पॉइंट आउट कर दिया है। फिर उसको ऑकस को क्वाड से जोड़कर भी मैंने लिखा था। और निष्कर्ष में कुछ मुझे बोले थे कि और भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद ये रूस यूक्रेन युद्ध क्या क्या प्रभाव रहा है, खाद्यान्न संकट कैसे रहा है, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस में मुद्रास्फीति हो गई है। रूस यूक्रेन जैसे किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, प्राकृतिक गैस के लिए, उर्वरक के लिए, कच्चा तेल के लिए। फिर यूक्रेन गेहूं निर्यात में सूर्यमुखी तेल का निर्यात करता है। इन सबको मैंने दिखाया था और मैंने बस ये लिखा था। उसमें मुझे 22 अंक इसमें मिले थे और थोड़ा सा समय की कमी के कारण थोड़ा सा मुझे ये बताया गया था कि उत्तर को अधूरा नहीं को लिख सकते हैं और कुछ इससे अच्छा भी प्रयास किए जा सकते हैं। ये पूरी तरह से बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ मैंने प्रयास किया है। तो आप भी लोग भी अच्छा उत्तर लिखें और सफलता पाएं, मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अभी विनय प्रताप सर है और जो है कि ये हिंदी मीडियम से 67 BPSC में 29th रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। वीडियो का पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना है कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है और एक सिलेक्टेड एक टॉपर किस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं। तो हमारे पास एक ये है कॉपी है, तो इसमें सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाएंगे कि एक क्वेश्चन की डिमांड कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ उसमें डालना होता है, कहाँ पर उसमें किस तरीके का इनपुट होना चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे। तो ओवरऑल एक तरीके से आंसर राइटिंग को लेकर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आंसर राइटिंग किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये GS1 का पेपर है, मैंने टेस्ट से लिखा था उसका। इसमें मार्क्स तो कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन प्रोसेस देखिए। पहले जो स्टैट बनाइए उसमें बहुत सारा टेबल में ही डेटा निकाल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जो पूछा है उसका सब डेटा जितना रिलेवेंट है आंसर के लिए टेबल में ही बना लेता हूँ मैं। बाद में ज़्यादा प्रोसेस में समय नहीं लगता है। और ज़्यादा शॉर्ट में मत बनाइए, थोड़ा एक्सप्लेन करके बनाइए, लिख के बनाइए स्टैट, तो फुल मार्क्स मिलते हैं। देखिए मैंने लिखा है तो यहाँ पूरा मार्क्स मिला है। ये तो गलत हो गया है। देखिए यहाँ भी टेबल दूसरा क्वेश्चन में मैंने बनाया है, तो टेबल में ही जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो मैंने निकाल ली है। उसके बाद मैंने सॉल्व किया है, तो डिटेल में सॉल्व किया है, इससे आसानी रहता है और फुल मार्क्स मिले हैं। ये तो गलत हो गया है। उसके बाद GS में आइए, तो GS में देखते हैं कि जो कथन होता है किसी किसी का, उसके नाम के साथ लिखने में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैंने देखिए 1857 की क्रांति के बारे में मैंने लिखा है, तो BD सावरकर के अनुसार क्या है, सीले लॉरेंस के अनुसार क्या है, इसकी प्रकृति पे बात हुआ था क्वेश्चन में, इसकी प्रकृति थी। जो देखिए मैंने लिखा है, ये डायग्राम जो फ्लो डायग्राम होता है बहुत ही प्रभावी होता है आंसर लिखने के लिए। टू द पॉइंट मैंने आंसर्स लिखे हैं, पॉइंट वाइज अच्छा रहता है बाकायदे, मतलब उसके बजाय कि आप जो पैराग्राफ में लिख रहे हैं। और सब एस्पेक्ट को कवर करिए। देखिए पॉलिटिकल, सोशल, मतलब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैन्य, धार्मिक, सब एस्पेक्ट को जितना कवर हो सकता है करिए, वो आपके आंसर को प्रभावी बनाएगा। और कहाँ से आप बात लिख रहे हैं वो भी। और देखिए निष्कर्ष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कॉम्पैक्ट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। ठीक, देखिए मुंडा विद्रोह के में भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो स्टेटमेंट होता है, नारा क्या बिरसा मुंडा ने दिया था, ये वाला, और उसका अर्थ भी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आगे देखें तो कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर आंसर से, जैसे सिंग बोंगा है, तो ये अंडरलाइन करते रहिए। अंडरलाइन बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन अंडरलाइन करने से वहाँ पे नज़र जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पाल कला का नोट्स है, यहाँ मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है। सर पाल कला क्वेश्चन में क्या है सर? पाल कला की विशेषता पूछा गया है इसमें, तो मैंने पाल कला की विशेषता सब
बताया है, अलग अलग स्थापत्य कला, पाल कला में क्या है, तो उसके बाद स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, सबको फ्लो डायग्राम में पहले दिखा दिया है, फिर मैंने आगे एक एक करके एक्सप्लेन किया है। फिगर तो ठीक है, फिगर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि फिगर से आप कम टाइम मतलब कम जगह में ज़्यादा बातें कह सकते हैं। यहाँ भी मैंने स्तूप का पंचायती का बनाया है, विहार बनाया है, यहाँ स्तूप बनाया है। और क्वेश्चन के क्या पूछा है टू द पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन सीधे आप जाएंगे कम ही लिखेंगे। ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा मटेरियल 4 पन्ना 5 पन्ना लिखने में विश्वास करते हैं, वो गलत चीज़ है। आप 3 ही पन्ना लिखिए, लेकिन टू दी पॉइंट लिखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है। ये क्वाड में मैंने यही बना दिया है, क्योंकि मैप बनाने में बहुत समय लग रहा था मुझे, तो क्वाड का आंसर ये है। और जो जो भी फैक्ट्स हैं और जो इसमें है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, निष्कर्ष भी लिखा है। सर यहाँ पे चीन वगैरह के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से। ये क्वाड का क्या असर पड़ रहा है ये पूछ रहा है, तो जो जो असर है, जो चुनौती है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। चीन की विस्तारवादी नीति में जो क्वाड कैसे भूमिका अपना काउंटर के रूप में निभाएगा, या अमेरिका के हित को कैसे महत्व ज़्यादा दे रहा है, वो मैंने बताया है। और ऑकस जो नया बना और ऑकस से क्वाड पे क्या असर पड़ेगा वो ज़रूरी है, और व्यापार से ये संबंधित है, तो उससे मुद्दे जो है मैंने नियम बनाने के लिए यहाँ पे लिखा है। वन चाइना पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आया था, तो क्या है, कैसे है, उससे भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी तरह से मैंने लिखा। इसको कैसे काउंटर कर सकता है भारत अपनी गुटनिरपेक्ष की नीति से, चीन ताइवान में संतुलन कैसे बना सकता है, ये बारे में अच्छे से बताया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो बांग्लादेश के साथ है, क्या क्या देखिए, यहाँ भी इकोनॉमिक मैंने पहले लिखा है, सामाजिक लिखा है। ऐसे बांट के अलग अलग लिखने से आपके जो क्वेश्चन है ना उस पर असर पड़ता है कि सैन्य में क्या क्या सहयोग है, सीधे लिखने पे उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो यही है, फिर आगे की राह और निष्कर्ष इतना ही।